नमस्कार मित्रों। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा बाई आपके सामने खड़ी है और प्रश्न ये उठता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में इस तरह से प्रश्न आता है कि तैयारी कैसे की जाए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आज से ठीक 15 दिन पश्चात है, ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। कई लोगों को, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि एक सफल स्टूडेंट के लिए सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम उसे पता होना चाहिए कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है। और आप में से 90% स्टूडेंट्स इस ऊहापोह में हैं कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, अभी तक वो ये जज नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में विचार करते हैं, चूंकि मैं स्वयं हिंदी विषय का अध्येता हूं, तो मैं हिंदी विषय के परिप्रेक्ष्य में या इस सब्जेक्ट के संदर्भ में आपके साथ इस बात को साझा करूंगा कि किस तरह से, क्योंकि जब राजकीय सेवा में आने से पूर्व जब मैंने तैयारी की थी, तो एक किस तरह से एक उचित रणनीति बना करके, आप में से बहुत सारे लोग केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ रहे हैं। आपको पहले थ्योरी पढ़ करके उसके पश्चात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग इस समय एक जो मात्र 5 या 3-4% स्टूडेंट्स के द्वारा, जिनकी काफी गंभीर तैयारी है, उनके द्वारा रचे गए बुने हुए जाल में इस समय वो मकड़ जाल की तरफ फंस रहे हैं। किस तरह से वो रोचक प्रश्नों के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज मैं, क्योंकि इसके साथ जो जीके का पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी मेरे साथ जो 2-3 वरिष्ठ साथी जो एक्सपर्ट जीके के हैं, उनको भी लेकर के आया हूं। उनमें से कौन लोग अभी फ्री रहेंगे, उनके साथ में, जैसे यहाँ मामराज जी सर, जीत शेखावत सर, हरेंद्र जी सर, 3 लोग मेरे साथ उपस्थित है। तो संभवतः मैं उनमें से किसी 1 या 2 व्यक्तियों को या अध्यापकों को आपके सामने यहाँ उपस्थित करूंगा, और वो भी अपनी तरफ से जो भी उनका अनुभव होगा वो आपके साथ साझा करेंगे। आइए, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहली बात, यहाँ खंड 1 जो लिखा हुआ है, क्योंकि इस बार आरपीएससी ने अपना क्लासिफिकेशन नहीं किया है, तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर जिसमें संपूर्ण व्याकरण समाहित है, उस व्याकरण से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे। प्रश्न ये उठता है कि व्याकरण से संबंधित अब तक जो है वो, इससे पूर्व जितने भी भर्तियां हुई थी उनमें 40 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार 9 से 12वीं की रचनाओं को हटा दिया गया है, और उसके पाठ्यक्रम में या उसमें जितना भी जो अंक बार था वो अब कहां कहां डिवाइड होने वाला है। तो व्याकरण के आप जो ही पेपर देकर के आते हो, अच्छी तरह से गिन लेना। अब इस बार जो है प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। यहाँ पर 60 प्रश्न जो है व्याकरण के, यहाँ पर 60 प्रश्न हो सकता है कि 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हों, लेकिन एक ये प्रबल संभावना है कि व्याकरण के 60 प्रश्न होंगे। तो वहीं स्नातक स्तर जो खंड 2 में लिखा हुआ है, जहां एक तरफ है काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र जो है वो इससे पूर्व 10 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार 15 प्रश्न आने की संभावना है, इससे अधिक नहीं। क्योंकि इससे अधिक काव्य शास्त्र के प्रश्न बढ़ने का मतलब वो पेपर जो है वो काव्य शास्त्र से बोझिल बनता है। ये फर्स्ट ग्रेड नहीं है, सेकंड ग्रेड है, जहां इस तरह से पहले भी जो है साहित्य के प्रश्नों का वेटेज कम और व्याकरण के ज्यादा। अतः यहाँ साहित्य के जो प्रश्न है वो 35 प्रश्न आएंगे। किस तरह से आगे का जो पार्ट हम देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। अगली बात यह है कि 9 से 12वीं की रचनाएं हटाने के पश्चात जो बीए की रचनाएं हैं, उनके इससे पूर्व 10 प्रश्न आते थे और इस बार 15 प्रश्न। ठीक उसी तरह से एक पार्ट जो है वो छूट गया, वापस मैं आपको पीछे लिए चलता हूं। 5 प्रश्नों के लिए ये जो सय में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, इसके 5 प्रश्न आएंगे। 5 से अधिक इसके इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हिंदी भाषा उद्भव विकास, ये जब आरएस या कॉलेज लेक्चर के साथ जहां ये लगा हुआ रहता है टॉपिक, वहां भी 7-8 से अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी संभावना 5 से अधिक प्रश्नों के आने की नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में 5 प्रश्न भी खूब होते हैं। इसके बाद में शिक्षण विधियों के जिस तरह से 20 प्रश्न आते रहे हैं, 20 प्रश्न आएंगे। ये आपके 150 प्रश्नों का जो पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा। मैं हिंदी विषय पर बात करूंगा और उसके पश्चात
जो फर्स्ट पेपर के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उसके लिए हम बात करेंगे। जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट रोचक प्रश्नों की ओर भागते हैं। ये रोचक प्रश्न क्या है? कई बार व्हाट्सएप पर इस तरह से ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो पूछते हैं, ये गम्योत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? भाई तू उत्प्रेक्षा अलंकार तो समझ ले, गम्योत्प्रेक्षा या हेतुत्प्रेक्षा उसके तू वेद में घुस रहा है, तुझे उत्प्रेक्षा अलंकार का ही नहीं पता और तू गम्योत्प्रेक्षा। एक हिंदी स्टूडेंट से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उसे गम्योत्प्रेक्षा का पता होना चाहिए, लेकिन कब? आज से साल भर पहले, आज के ठीक 6 माह पूर्व यदि वो इसको समझता तो ये बेहतर होता। लेकिन अब क्या करें? तो अब या तो इसका प्रश्न आएगा नहीं, या आएगा तो एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी, और ऐसे एक एक प्रश्न या एक प्रश्न के चक्कर में 99 प्रश्न अब बिगाड़ने की स्थिति बन सकती है। जैसे महिला साहित्यकारों की कितनी उपश्रेणियां हैं, और इसका आप उत्तर ढूंढने के लिए गूगल किताबें छान मारोगे, महिला साहित्यकारों की उपश्रेणियां 2 है। पटाक्षेप कब होता है? आपकी एक रचना है पटाक्षेप, तो पटाक्षेप जो हेतु भारद्वाज की है, पटाक्षेप इसका उत्तर यदि आपको मिलेगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा कि किसी भी नाटक के एक अंक के पश्चात जब रंगमंच पर पर्दा गिरता है और फिर से पर्दा उठता है और दूसरा अंक, दूसरा दृश्य रचा जाता है, उसे पटाक्षेप कहते हैं। पुनरुक्त क्रिया, ये क्रिया का प्रकार तो कहीं पढ़ा ही नहीं, ये आपने पढ़ा नहीं, लेकिन पुनरुक्त क्रिया पेपर सेटर अपनी तरफ से बना सकता है। जैसे मान लो वाक्य है, वह दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, तो किसी क्रिया की पुनरुक्ति होना पुनरुक्त क्रिया। ठीक उसी तरह से विधानवाचक विशेषण, अगर किसी ने पढ़ा हो, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस पार्ट में क्रिया होती है उसे विधेय कहा जाता है, और जहां क्रिया है उसे विधेय कहा जाता है। इसलिए उस तरफ यदि विशेषण है, जैसे आलसी लड़का, ये उद्देश्य विशेषण है, लड़का आलसी है, जब विशेषण बाद में आ जाता है वो विधेय विशेषण कहते हैं उसे, और उसी का नाम परिवर्तित करके और कई बार लिख दिया जाता है विधानवाचक विशेषण का उदाहरण है। ये 5 प्रश्न थे, संभवतः इन पांचों में से कईयों को 4 नहीं आते, कईयों को 5 नहीं आते, कईयों को 3 नहीं आ रहे थे। आप में से ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको 5 या 4 इनमें से आते हो। और ऐसे प्रश्न जो इस समय मार्केट में प्रसारित हो रहे हैं, प्रचारित होते हैं, उनको देख करके आप घबरा जाते हो। आपको करना क्या है, इसके लिए मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि आपने अब तक क्या पढ़ा, किस तरह से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी की जानी चाहिए। यहाँ केवल अपना सब्जेक्ट नहीं बल्कि फर्स्ट पेपर भी बहुत रोल रखता है, उसकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट पेपर से संबंधित जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, मैं इस समय जो मामराज जी गोदारा सर, जिन्होंने स्वयं ने 2-3 जो कंपटीशन है उनको वो क्रैक कर चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस का भी हम लाभ लेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा मेरे साथ ही मामराज जी सर को, और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे कि जीके का जो पेपर उसको किस तरह से हल किया जाए। और इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा, रोचक प्रश्नों से बचें। हिंदी में रोचक प्रश्न क्या होते हैं वो भी आपने देखा था। आइए मामराज जी सर, मामराज जी सर, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि रोचक जो प्रश्न होते हैं वो जीके में भी होते हैं, या पॉलिटी में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, सभी जगह होते हैं। तो मामराज जी सर, ये रोचक प्रश्नों से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या आप समझ गए कि ये रोचक जो प्रश्न है ये क्या होते हैं? नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को, बाकी आपको अधिकांश जानकारी सर ने आपको बताई है। अब जिस विषय पर अपने चर्चा शुरू कर रहे हैं, सर जो बता रहे हैं कि इश्यू आपके सामने सर ने प्रेजेंट किया है, रोचक प्रश्नों से बचें। अब रोचक प्रश्न ने, जहां तक मैं समझ पाया हूं, सर जो समझाना चाह रहे हैं और आप भी लगभग समझ गए होंगे, रोचक प्रश्न का मतलब वो प्रश्न होते हैं जो अपने को ललचाते हैं। हम क्या करते, पढ़ते, तैयारी हम खूब करते हैं, अपने कितने समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, खूब सारा आपने मैटर पढ़ा होगा, हमने खूब तैयारी की है। लेकिन इतनी सारी तैयारी करने के बाद में कुछ लोग जो सिर्फ जिनका एकमात्र उद्देश्य आपको भ्रमित करना होता है, वो क्या करते, ऐसे प्रश्न लेके आते हैं आपके सामने जो आपने कहीं नहीं पढ़े हो, और हम क्या करते हैं, हम उनको देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ, अरे यार हमने ये सवाल तो पढ़ा ही नहीं, और हमें फिर एक ये भ्रम में लगने जाता है कि परीक्षा में बस यही सवाल आएगा,
हम उस प्रश्न से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं। यही था ना सर, इसी प्रकार के प्रश्न। अगली बात यह है कि अब तक जो पढ़ा है उससे ही पढ़े। ये जितने भी जो एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड, आरएस, आईएएस क्लियर किया है, वो सब ये कहते हैं कि अब तक जो पढ़ा है परीक्षा के ठीक 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन पूर्व है, अब तक आपने जो पढ़ा है उससे पढ़े। और नया न पढ़ना, नए के प्रति आकर्षण का भाव न होना, यहाँ किसी तरह के विराम चिन्ह या शब्द शुद्धि, थोड़ा सा इस बात को देखें। नया न पढ़ना, नए के प्रति आकर्षण का भाव न होना, यह बहुत बड़ी कला है। अब ये बात सुनने में हो सकता है अटपटी लगे, क्यों मामराज जी सर, जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नई जो चीज है उसके प्रति तो जिज्ञासा एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, लेकिन यहां हम करें कि यह बहुत बड़ी कला है, कौन सी, कि नए के प्रति आकर्षण का भाव न होना। तो इस बात को इस तरह से समझे कि परीक्षा के ठीक 15 दिन पूर्व की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि एग्जाम को 6 महीने बचे हैं, तो इस हुनर को सीखें, अर्थात रोचक प्रश्न, नया प्रकरण पढ़ना आपको इस समय बर्बाद कर सकता है। अगर इस समय नए टॉपिक को, जैसे अगर हिंदी की बात करें, अब यदि कोई काव्य शास्त्र के किसी नए टॉपिक में घुस गया तो फिर वो बर्बादी की ओर जाएगा। ये मामराज जी सर, ये जो चौथा पॉइंट है इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या मसला है, किस तरह से बच्चे अपने आप को जो है वो भ्रमित कर लेते हैं। ये तो आज के टाइम में एक बड़ा ही कॉमन सा बहाना हो गया है। आमतौर पे क्या करते हैं हम पूरे टाइम में, अक्सर ये उन लोगों का बहाना है जो पूरे टाइम तैयारी नहीं करते, पढ़ते नहीं है, और फिर लास्ट में क्या करते हैं कि अब उनको पता है कि पेपर तो हो गया, और पेपर होते ही हमारे आसपास के लोग, हमारे घर वाले, आस पड़ोस के सारे टीचर्स वगैरह लोग, दोस्त सारे पूछेंगे कि यार थारे पेपर क्या हो गए। अब अपने क्या करते हैं, पहले से ही सोच के रखते हैं, एक बहाना पहले से कोई ना कोई बहाना तैयार करके रखते हैं। आजकल तो बहाना इतना बड़ा कॉमन हो गया, सीधा जैसे पूछते पेपर क्या हुआ। अब आप तुरंत समझ जाना, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है ना कि वहां पे सेटिंग हो गई थी, वहां पे पेपर आउट हो गया था, आपको तो पता है इस प्रकार की चीजें होती रहती है, ऐसा कहते हैं, आप तुरंत समझ जाना कि हाँ ओ भाई ओ या अब भाई पढ़ी कौन है बिल्कुल भी, बस ये बहाना बना रहे हैं। और अपने इस प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाना है। देखो एक बात बड़ी, बहाना जो होता है ना, भी बहाने की एक बहुत ही बड़ी कमी हुआ करे। वो कमी क्या होती है, बहाने से अपने केवल सामने वाले पर्सन को ही सेटिस्फाई कर सकते, उसको संतुष्ट कर सकते, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे क्या फर्क पड़ने वाला, आपने तैयारी की, नौकरी लग जाओगे तो फायदा किसके, आपके, नहीं लगोगे, नुकसान किसका, आपका। सामने वाला कहेगा हाँ यार सुना तो मैंने, पेपर आउट हो गया, वाकई में यार सेटिंग तो बहुत हुई है अब की बार, ठीक है, ऐसा कहेगा, वो निकल पड़ेगा। लेकिन अपने को इस प्रकार के जो बहाने होते हैं ना कि सेटिंग हो गई है, सीट्स बुक हो गई है, वहां पेपर आउट हो गए हैं, व्यर्थ की चिंताओं से, ये सारी की सारी जो बेकार की बातें ना, सब बेकार की बातों से अपने को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। इनके लिए अपने को एक मंत्र काम में लेना है, ओम इग्नोराय नमः। जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना, उन सब के लिए अपने को इसी प्रकार की चीजें रखनी है, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट क्या था सर, या इस बारे में कुछ और बातें? से ये केवल उनका फैलाया हुआ भ्रम होता है जो सिलेक्शन के बहुत नजदीक होते हैं, और जो सिलेक्शन के कुछ नजदीक होते हैं उनको बहुत पीछे धकेलने का काम करने के लिए उन स्टूडेंट्स का एक जाल फूंका हुआ रहता है कि वहां सीट्स बुक हो गई। पहली बात, ऐसी कोई चीज होती है इसको, और अगर होती है तो ये मान के चलो 0.001%। यदि आपके सब्जेक्ट की 1467 पोस्ट है, तो आप ये मानो कि अगर कहीं पर होती है तो फिर 1460 पोस्ट या 1410 या 1400, इतनी पोस्ट आपके पास सुरक्षित रही, तो आप क्यों नहीं उसको पहले से इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ पोस्ट ही इतनी है। नेक्स्ट बात है कि संतुलित आहार और संतुलित निद्रा लें। इस समय आपका आहार यदि बिगड़ रहा है, यदि आपका, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, आपकी जो डाइट है, हमारे एक बहुत परिचित स्टूडेंट जो परीक्षा के समय किसी वजह से बीमार हो गया, और इतनी शानदार उसकी तैयारी थी, लेकिन बीमार होने की वजह से 8-10 दिन बीमार होने की वजह से वो अपनी तैयारी को मैनेज नहीं रख पाया, और परिणाम रिजल्ट जो बहुत बुरा रहा। तो इस समय संतुलित आहार और संतुलित निद्रा लें। इस समय धीरे धीरे आपका आहार जो है वो बढ़ेगा और निद्रा जो है वो भी बढ़ेगी। आप यदि 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे सोते हैं तो उनमें 2 घंटे प्लस कर लें
अब आपको हर समय निद्रा सताएगी, तथा अपने समय सारणी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। अतिरिक्त प्रेशर में आपने पढ़ने का समय यदि अब तक 10 घंटे पढ़ते थे तो अब अचानक से 14 घंटे न करें। 10 का 10:30 11 किया जा सकता है, लेकिन आपने 10 से अचानक 14 या फिर 14 से अचानक 18 घंटे की जो पढ़ाई है वो शुरू कर दी, तो ऐसी स्थिति में आप बीमार हो सकते हैं। इन 15 दिनों में कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लेंगे आप। अगली बात है, अधिक मोटिवेशन न लें। ये क्या बात है, इसके बारे में बाबराज जी सर बताएंगे, क्योंकि ये बिंदु इन्होंने शामिल करवाया था। तो अधिक मोटिवेशन लेना जो है वो किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है, किस तरह से आपका समय जो है वो व्यर्थ यानी बर्बाद कर सकता है, ये भी आप इनसे समझें। ये जो 6 नंबर पॉइंट है, इस 6 नंबर पॉइंट पे थोड़ी चर्चा करने से पहले मैं एक बार वापस थोड़ा सा आपको 5 नंबर पॉइंट पे लेके जा रहा हूं कि संतुलित आहार, संतुलित निद्रा ले तथा अपने समय सारणी के साथ छेड़छाड़ ना करें। आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फुल नींद ले एकदम बढ़िया से, एकदम। अबार तो भी ब्याह शादियां को मौसम चल रहा है, तो बढ़िया हटिन बटिन एक दो जगह जार बढ़िया जिम रह जाए, जो बढ़िया एंजॉय करो आराम हो, मूड फ्रेश आपका एकदम रहना चाहिए। वो सारी चीजें अपने को एकदम, खाना टाइम पे खाना है, नींद टाइम पे लेनी है, अपने को भरपूर नींद लेनी है, अपने आप को एकदम स्वस्थ रखना है। अगली बात जो है ना, वो अधिक मोटिवेशन ना ले। देखो एक चीज होती है, आपके लिए आपसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। आपके लिए जो मोटिवेटर है ना, सबसे बड़े मोटिवेटर आप ही हो। बाकी जो लोग होते हैं ना, जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को उतना नहीं जानते जितना आप अपने बारे में जानते हो। इसलिए ज्यादा मोटिवेशन ना ले। आप एकदम सही दिशा में चल रहे हो, एकदम सही दिशा में चलते चलते अचानक से कोई एक बाहरी तत्व आएगा जो आपको इस प्रकार से मोटिवेट करेगा। हम उसे मोटिवेट नहीं कह सकते, मोटिवेट शब्द उनके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मतलब डीमोटिवेट करेंगे आपको। आपको लगेगा कि मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट रहेगा ना, वो क्या होगा, आपको डीमोटिवेट कर देगा। और फिर क्या होगा, आपको लगेगा अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस प्रकार की चीज है। नया अपडेट क्या है, अन्य साथियों को इसकी जानकारी लेने दे, वे आप तक अपने आप पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा अपने को सोशल मीडिया वगैरह जो है उनसे अब ज्यादा जुड़ाव नहीं रखना है। हाँ, अपने जो भी ऐसे पढ़ने वाले दोस्त, दोस्त का मतलब वही जो आपके सहयोग करने वाले जो होते हैं उन्हीं से, ठीक है, उनसे लगातार जुड़ाव रखे, उनसे समय समय पर आप उनसे संपर्क साधे रखेगा। इस पर और सर जितनी भी बातें हैं बतानी थी बता चुके हैं। मामराज सर का कहना यह है कि मोटिवेशन और कहीं से न लें, सिर्फ हमसे लें। अर्थात मोटिवेट के लिए ही आपको ये जो क्लास है वो आयोजित की गई थी। इसका अर्थ ये है कि मोटिवेशन की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। बहुत अधिक मोटिवेशन की इच्छा है, कहीं ना कहीं आपको मनोरोगी बना सकता है। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं, और समय समय पर आप समझ पा रहे होंगे कि जब समय समय पर कोई दवाई ले रहा है, इसका मतलब वो बार बार बीमार हो रहा है। और बार बार बीमार होने और बार बार एंटीबायोटिक खाने से शरीर पर किस तरह का दुष्प्रभाव होता है। इसलिए उस तरह की जो एलोपैथिक या यूं कहें कि ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से बचें। अपने संवेगों को स्थिर रखें, अपने मनोभावों को स्थिर रखें। एक बच्चा जो होता है वो चॉकलेट उससे छीने जाने पर वो बुरी तरह से चिल्लाता है, और चॉकलेट उसको मिलते ही वो इतना अधिक प्रसन्न होता है। आप बच्चे नहीं हो, थोड़ी सी खुशी या थोड़ी सी निराशा आपको बहुत अधिक विचलित कर दे, ये असंवेगीय प्राणी का उदाहरण होता है। तो अपने संवेगों को स्थिर रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आपको करना क्या है, बार बार जो भी, अगर आप हमसे कई बार पूछते हैं सर अब क्या करें, किस तरह की तैयारी, तो हमारा एक ही उत्तर होगा, तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। और किसी तरह की जो व्यर्थ की चिंताएं या व्यर्थ के तनाव, कुंठा, अवसाद, उन सब से बचें। आपका काम इस समय केवल और केवल पढ़ने का होगा, और अपनी जो जितनी भी चीजें पढ़ी हुई है, नया नया पढ़ना, जितनी चीजें पढ़ी हुई है उनका वापस रिवाइज करना। तुलसीदास जी नहीं बनना है, आपको वरिष्ठ अध्यापक बनना है। इसलिए तुलसीदास जी बनने में और सेकंड ग्रेड टीचर बनने में बहुत अंतर होता है। संपूर्ण ज्ञान न किसी को था, न है, न होगा। संपूर्ण ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। ज्ञान का बिल्कुल एक थोड़ा सा हिस्सा आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन को करने में वो सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, जय हिंद। हम अगले इसी क्लास में फिर मिलेंगे। इससे पूर्व अंत में मामराज जी सर क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से हम चलते हैं उनके पास।
तो सारी बातें तो सर ने बता दी। आज की लास्ट वाली लाइन नहीं था के सामने, आ लाइन मन बेजा प्यारी लगी एकदम। सारी चीजा ने छोड़ छाड़ के बस एक ही चीज है और बाकी है तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, बाबूड़ा पढ़ ले तू बस। और बाबूड़ी है तो बाबूड़ी तू भी पढ़ ले, बाबूड़ा बाबूड़ी जितना सारा होंगे सारा का सारा बस काई करो पढ़ लियो बस। सारी चीजा ने छोड़ छाड़ के काई करनो है पढ़ लियो। और तो एक बार देखा बाबूड़ा बाबूड़ी नहीं आने भी छोड़ दियो बोले, एक बार आने भी छोड़ छाड़ के एक मात्र टारगेट अपन काई रखनो है बस पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ठीक है, तो सारी की सारी बातें ने लगातार ध्यान में रख के और पढ़ाई लगातार करते रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक बने रहे और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।